ठीक है। अब जहाँ पे हम लोगों ने क्लास में जहाँ एंड किया था वहां से स्टार्ट करने वाला। एक बार ऑनलाइन देखो तो आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, चलो। कल हमने क्लास में बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेरिक विंड्स है और जो प्रेशर है, प्रेशर सिस्टम है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और जो भी प्रेशर बेल्ट, जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट हैं, उसके बारे में देखा। प्लस हेडलेस सेल और पेडल सेल और पोलर सेल के बारे में पढ़ा था ना। कल बहुत सारे लोग एबसेंट थे आई थिंक क्लास में, तो शायद आपको आज का जो क्लास है उसमें अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग कल एबसेंट है वो एक बार ऑनलाइन जाके देख लेंगे कल का क्लास। गुड इवनिंग सभी लोग। चलिए, तो दीज आर बेसिकली और परमानेंट विंड्स है ना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्ली और पोलर विंड्स। चलो रिवीजन कर लेते हैं, है ना। ट्रेड विंड्स बताओ जो है, ट्रेड विंड्स कौन से सेल में जो है इसका जनरेशन होता है? हेडलेस सेल में होता है, ठीक है। हेडलेस सेल में जो वेस्टर्लीज है, ये कौन से सेल में जनरेट होता है? पेरल सेल में, ठीक है। पेरल सेल में, पेरल सेल में, ठीक है। और पोलर स्टर्लीज जो है, पोलर सेल, ठीक है। पोलर सेल। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, है ना। देखो, इन सारे विंड्स को पढ़ने का और समझने का मतलब इसका क्या रीजन है, हम लोग क्यों विंड्स को स्टडी करते हैं? विंड्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है किस चीज के ऊपर? विंड्स का किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट होता है? हाँ, सबसे पहला तो होगा क्लाइमेट। देखो, वेदर है तो लोकल फेनोमेना होता है ना। बट अगर किसी एरिया का अगर ब्रॉड लॉन्ग टर्म एवरेज, अगर उसका वहां पे क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेसिपिटेशन है, कितना रेनफॉल होता है, अगर उसका अगर एक एवरेज निकाला जाए उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो विंड्स जो है क्लाइमेट को भी डिसाइड करता है, किसी भी रीजन का क्लाइमेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा? जो ओशन करेंट्स होंगे, ठीक है। ओशन करेंट्स होंगे, ठीक है। ओशन करेंट प्लस रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। किसी भी एरिया का रेनफॉल पैटर्न क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे किस तरीके से विंड किस डायरेक्शन में ऑनशोर विंड्स है या फिर ऑफशोर विंड्स है, उसके ऊपर है तो डिसाइड, है ना, करेगा। प्लस और साइक्लोन, हाँ, साइक्लोन के मूवमेंट्स को भी डिसाइड करता है। वेरी नाइस। मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन, मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन, इन सभी चीजों को समझेंगे। मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। अब देखो, जैसे क्लाइमेट का बात करते हैं, है ना। सपोज कि एक एरिया है ना, एक एरिया है। और इसके दोनों साइड में जो है सो सपोज की वाटर बॉडीज है, ओशंस है ना। सपोज यहाँ पे एक ओशन है और यहाँ पर भी एक ओशन है, ठीक है। ये ओशन है, ओशन है, यहाँ पर भी ओशन है। ये मैं आपके विंड्स का इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट पे वो बताने जा रहा हूँ। सपोज कि विंड्स का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अगर आप डायरेक्शन देखो, ऊपर में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है सो विंड्स का डायरेक्शन है। अगर आप इस कॉन्टिनेंट को या फिर इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करो, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो ये बताओ कि रेनफॉल जो है किस रीजन में ज्यादा होगा, बी में या फिर ए में? किसमें ज्यादा होगा? बी में ज्यादा होगा, भाई। बी पे ज्यादा रेनफॉल होगा क्योंकि यहाँ पे जो विंड्स हैं ये ऑनशोर विंड्स, है ना। जो ज्योग्राफी में वर्ड यूज करते हैं,
ऑनशोर, ऑनशोर का मतलब शोर पे ऑनशोर है ना, कहाँ से, फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द ओशन। तो ऑनशोर, ऑनशोर विंड्स जहां पर भी होंगे वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये विंड वापस आगे मूव करता है, इधर मूव करता है, तो क्या इस विंड में उतना ही मॉइस्चर कंटेंट होगा क्या जो कि ये ओशन के ऊपर पिकअप किया होगा? नहीं होगा। तो क्या ये वाला रीजन जो है सो ड्राई हो गया कि नहीं, ड्राई हो गया कि नहीं? तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न मार्जिन पे, वो सभी ट्रेड विंड्स का जोन होता है। तो क्या ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ऐसा होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ? तो क्या वेस्टर्न मार्जिन पे उतना रेनफॉल करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। जब हम लोग डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेस्टर्न मार्जिन पे ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है वो वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों होते हैं? देखो डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट का मतलब होता है ना, ऐसा आप सोचते हो कि बस वहां पे सैंड हो, बालू हो, ऐसा नहीं है। डेजर्ट का मतलब कि जहाँ पे, हाँ, कितना, 25 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल हो, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल अगर किसी भी रीजन में 25 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल हो तो उसको हम लोग डेजर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि वहां पे रेनफॉल बहुत कम है तो वहां पे वेजिटेशन बहुत कम होगा, क्योंकि वेजिटेशन, ट्रीज, फॉरेस्ट वहीं पे होंगे जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, है ना। तो डेजर्ट बेसिकली दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, हाउ मच रेनफॉल इट गेट्स थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसा जो भी रीजन है अर्थ पे जहां पे रेनफॉल नहीं होगा सफिशियंट, वहां पे डेजर्ट बनेगा ही बनेगा, है ना। अब देखो, यहीं पे आप पढ़ोगे जब हम लोग क्लाइमेट का क्लास पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो वहां पे आता है मेडिटेरियन क्लाइमेट। किसी ने पढ़ा उसके बारे में, मेडिटेरियन क्लाइमेट? पढ़े हो, नाम सुने हो? बताओ क्या होता है। देखो मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है कि उसका जो एक पिकुलरिटी ये है ना, मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये सभी आगे हम लोग जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे विंड्स का जो है इंटरकनेक्शन देख रहे हैं, इस वजह से ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिटेरियन क्लाइमेट का जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ना, ये समर में ड्राई होगा, समर ड्राई, है ना, समर ड्राई, लेकिन विंटर में रेनफॉल होता है, विंटर में रेनफॉल होता है, विंटर रेनफॉल, ठीक है ना। यानी कि नॉर्मली देखो तो कन्वेंशन क्या है कि जहाँ गर्मी है ना, उसके बाद बारिश होगा, है ना, फिर विंटर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। इंडिया में भी देखो मानसून के बाद जो है विंटर सीजन आएगा तो उतना रेनफॉल नहीं होता है, लेकिन मेडिटेरियन में यहाँ से उल्टा है, वहां पे गर्मी में बारिश नहीं हो, बहुत कम बारिश होगा, लेकिन विंटर में रेनफॉल होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि कल जब हमने पढ़ा था, जो प्रेशर बेल्ट होते हैं ना, आईटीसीजेड में जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, प्रेशर बेल्ट, है ना, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर, है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट प्लस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो क्या हमने देखा था कि ये सारे प्रेशर बेल्ट जो है ओरिजिन किसके वजह से हो रहा था? सन के इंसोलेशन की वजह से। तो क्या सन जो है अर्थ के पर्सपेक्टिव में क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या, या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर के बीच में ऑसिलेट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ऑसिलेट करता है? तो इसके वजह से क्या होगा, जो सपोज अगर ऐसा ड्रॉ करें हम लोग, है ना, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सेम इस तरीके से इधर, ठीक है। तो सन का जो एपरेंट शिफ्ट होगा, है ना, सन सपोज कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सारा का सारा प्रेशर बेल्ट है ना नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाए, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, समझ में आया? जब सन का एपरेंट शिफ्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। तो क्या ऐसा सोच सकते हो कि कोई एक ऐसा रीजन होगा जो ये शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट की वजह से कभी इस पे ट्रेड विंड जो है ब्लो करता होगा और कभी इस पे वेस्टर्लीज ब्लो करता होगा?
ये समझ में आया कि नहीं? Due to the shifting of the pressure gauge, there are chances that a particular area comes under your trade winds in some part of the year, but when the sun shifts to the other hemisphere, that particular area will come under the influence of westerlies. समझ में आ गया? तो यही होता है मेडिटेरियन वाले रीजन। सपोज कि मेडिटेरियन कहाँ पे है? ये इक्वेटर है, ये 35 डिग्री है। तो 35 से 40 डिग्री के बीच का जो एरिया है ना, ये देखो, क्या ये प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे ट्रेड विंड्स है, याद करो, ट्रेड विंड्स है, और ये वेस्टर्लीज है। तो अगर ये बेल्ट ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ तो क्या ये जो एरिया है मेडिटेरियन का रीजन है, क्या ये ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज के बीच में ऑसिलेट करेगा कि नहीं, है ना? तो एक बात बताओ, विंटर कब होगा? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, विंटर कब होगा? जब सन है साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। तो क्या ये प्रेशर बेल्ट नीचे आया कि नहीं? यानी कि ये सपोज कि यहाँ पे आ गया कुछ, है ना? तो क्या ये पूरा रीजन है सो वेस्टर्लीज के अंदर में आ गया कि नहीं? और वेस्टर्लीज जब वहां पे पहुंचेगा तो आप ये कह सकते हो कि नाउ वेस्टर्लीज कुछ इस तरीके से ब्लो कर रहा होगा। अब वेस्टर्लीज जो है सो ऑनशोर हो गया, ऑनशोर वेस्टर्लीज, ऑनशोर वेस्टर्लीज कब हुआ? ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग विंटर कहां पे हुआ? तो 35 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। ये कौन सा रीजन है? मेडिटेरियन का रीजन है। इसी वजह से वहां के जो क्लाइमेट जो है, विंटर रेनफॉल वहां पे होता है, और इस क्लाइमेट को हम लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं। समझ गए? तो क्या विंड्स के वजह से हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी एरिया का जो है क्लाइमेट डिसाइड होता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। लाइक कल मैंने डिटेल में बताया था, बट यहाँ पे एक बार फिर से उसको रिवाइज कर हुआ। ट्रेड विंड्स जो है, ट्रेड विंड्स बेसिकली दी आर द परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ सर्कल। देखो, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज या फिर पोलर स्टर्लीज, दीज आर द परमानेंट विंड्स। ठीक है, ये सभी अर्थ पे परमानेंट विंड्स है। परमानेंट का मतलब क्या है कि राउंड द ईयर है, सो ये मूव करेगा ही करेगा, है ना, परमानेंट होगा। लेकिन ऐसे कई सारे लोकल विंड्स होते हैं, है ना, सीजनल विंड्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि मानसून है। मानसून क्या है? ये सीजनल रिवर्सल होते रहते हैं। लेकिन ये जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं और पोलर स्टर्लीज है, ये परमानेंट विंड्स है। हालांकि विंड का जो जोन है वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ द अपरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन। ठीक है, तो इट इज अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ सरफेस विंड दैट ब्लो प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। हमने कल देखा था कि ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों हो जाता है? डिफ्लेक्शन किसके वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से तो डिफ्लेक्शन हो जाता है ना। और साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कई बार एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट ऐसा पूछ देता है कि ट्रेड विंड्स का जो है डायरेक्शन कैसा होगा, है ना। तो सपोज अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो तो नॉर्थ ईस्ट होगा, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर देखोगे तो साउथ ईस्ट होगा, है ना, ऐसा होगा। ठीक है, दोनों जो ट्रेड विंड्स है वो कहां पर मीट करते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम, आईटीसीजेड। कल बताए थे पूरा स्टोरी, कहानी, डोल्ड्रम्स वाला, शिप वाला कहानी याद है? भूल गए? तो आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे, अरे रुको यार, तुम लोग को ना इतना डिटेल में बताते हैं पर भूल जाते हो वो कहाँ गया। ये वाला बताए थे ना, हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब कुछ बताए थे। एक वो, हम्म, ये देखो, ये वाला है ना? देखो ये सभी ट्रेड विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसको याद कर लो, कॉन्सेप्चुअल है, पूरा दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो है। इक्वेटर ये रहा, तो इक्वेटर पे दोनों तरफ से जो ट्रेड विंड्स मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीसीजेड बोलते हैं। वो जो बेल्ट होगा उसको हम लोग आईटीसीजेड बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स, है ना, डोल्ड्रम्स। ठीक है, डोल्ड्रम्स। बाकी वेस्टर्लीज देखो, ये वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्यों इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और ऊपर में ईस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज है ना। ईस्टर्लीज क्यों है? क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है।
ठीक है, तो इसको याद करो, है ना, जो भी कल एसेंट की क्लास में एक बार देख लेना, जो रिकॉर्डेड क्लास है, तभी क्लियर होगा ये सब चीज। ट्रेड विंड्स का जो है लोकेशन कहाँ पे होता है, तो 30 डिग्रीज लैटिट्यूड और इक्वेटर के बीच में, कल हमने देखा था, है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों जो है इसके बीच में इसका है सो लोकेशन होता है। डायरेक्शन क्या होगा, तो अभी हमने जस्ट देखा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इट ब्लोज फ्रॉम साउथ ईस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। स्ट्रेंथ, तो ट्रेड विंड्स जो है इसका स्पीडी है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, और 20 to 25 नॉट्स, है ना, नॉट्स, ये नॉट्स का मतलब क्या होता है, ये नॉट का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? देखो नॉट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब अपने टेरेन में, जैसे कि आप रोड है या फिर रेलवेज है, उसको हम लोग हमेशा किलोमीटर से मेजर करते हैं ना, कि इतना लेंथ किलोमीटर है। लेकिन अगर आप हाँ हाँ, अगर आप ओशंस में जाओगे, है ना, ओशंस में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो आपको मालूम है कि एक कर्वेचर है ना, अर्थ क्या है, एक कर्वेचर है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं ना, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, हम लोग वहां पे किलोमीटर यूज नहीं करते, है ना, वहां पे नॉटिकल माइल यूज करते हैं। ठीक है, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल, ठीक है। ये जो है आपको ओशन के ऊपर जो भी शिप्स जो भी ट्रेवल करेंगे, वो हमेशा नॉटिकल माइल में डिस्टेंस जो है बताएगा कि हमने इतना नॉटिकल माइल कवर किया। सेम उसी तरीके से एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जो भी है, वो सभी नॉटिकल माइल में जो है मेजर करता है। वाई, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अगर इसका वैल्यू देखोगे किलोमीटर में, अगर अप्रोक्स, तो 1.78 के अराउंड जो है इसका वैल्यू रहता है नॉटिकल माइल में, यानी कि नॉटिकल माइल जो है सो ज्यादा बड़ा यूनिट है इन कंपेरिजन टू योर किलोमीटर। ठीक है, तो वही नॉट्स, नॉट्स मतलब कि उतना नॉटिकल माइल पर किलोमीटर, है ना। अगर कहीं पे नॉट्स लिखा हो, है ना, नॉट्स मतलब नॉटिकल माइल पर किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया? तो नॉट्स जो है ये भी स्पीड तो बता रहा है ना, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ओशन में अगर आप ट्रेवल करोगे या फिर फ्लाइट में ट्रेवल करोगे तो नॉट्स बताया जाता है ना। कोरियलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, तो आपको मालूम है कि इसके वजह से जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ना ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो ध्यान देना उसको। फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो ट्रेड विंड्स है फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हेडलेस सेल की वजह से, है ना, इक्वेटर पे जो है सो वार्म एयर राइज करेगा, है ना। देखो जो लोग कल एबसेंट थे, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जो है बत्ती गुल लग रहा है ऐसा देख करके हमको, है ना। यस सर, वो कौन बोला यस सर, तुम तो प्रेजेंट। देखो क्लास रेगुलर आया करो, है ना, क्योंकि हम जो है वो एक होता है ना कि टीचर कोई भी आया उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा के निकल गया, ऐसा नहीं है। अगर हम सिंसियर है क्लास में, तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप लोग भी सिंसियर रहो। सिंसियरिटी का पहला लक्षण है रेगुलर, है ना। ठीक है, देखो समझ लो, एक 5 मिनट में बता देते हैं। दिस इज योर इक्वेटर, तो लोग कल नहीं आए हैं उनके लिए वापस अगर कभी ऐसा करोगे तो दोबारा नहीं बताएंगे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है सो सनरेज जो है सो पहुंचेगा, सबसे ज्यादा गर्म होगा हवा, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठता है ना, ऊपर राइज करेगा। तो अगर हवा राइज करेगा तो नीचे में लो प्रेशर बन जाता है ना, जाहिर सा बात है कि कहीं से भी अगर एयर राइज करेगा, खाली होगा, तो लो प्रेशर बनेगा वहां पे। अब ये हवा, गर्म हवा जब ऊपर उठेगा तो ऊपर जाके ठंडा होगा, वाई, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर जो है सो एटमोस्फेयर में कम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, है ना, क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट का मतलब कि एज वी गो अप इन द ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्लाइन, है ना, लैप्स रेट। इसकी वजह से ये जो गर्म हवा जो नीचे से ऊपर उठा, अब ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा और फिर नीचे सिंक करेगा, नीचे सिंक करेगा, नीचे सिंक करेगा, दोनों हेमिस्फेयर, है ना। ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल है ना, साउथ पोल। ठीक है,
तो यहाँ पे हवा जो है सो सिंक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। क्या बात है कि अगर ऊपर से हवा किसी भी रीजन में नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, तो वहां पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा दोनों हेमिस्फेयर में। तो ये जो जोन बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों में, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब चूंकि यहाँ से हवा खाली हुआ था, यहाँ पे हवा सिंक कर रहा है ऊपर से, तो एक विंड जो है सो यहाँ से यहाँ ब्लो करेगा, है ना, कल हमने देखा था। तो यही विंड जो है सो ट्रेड विंड कहलाता है, व्यापारिक पवन जिसको कहते हैं, ट्रेड विंड, है ना। ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रेड विंड होगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर का ट्रेड विंड होगा। दूसरा ब्रांच इधर की तरफ मूव कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, दोनों में हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज हो जाएगा, वेस्टर्लीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक कंप्लीट सेल बना है ना, देखो ऐसे हवा गर्म हो गई, है ना, ऊपर गया, फिर नीचे सिंक किया, फिर ऐसे ट्रेड विंड, ऐसे करके जो सेल बनेगा इसको हम लोग हेडले सेल बोलते हैं, हेडले सेल। हेडले क्यों, क्योंकि हेडले नाम के एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया और बताया कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है कुछ इस तरीके से हो रहा है, उन्हीं को नाम जो है उन्हीं के नाम से डेजिग्नेट कर दिया गया। प्लस इसके बाद क्या होगा, आपको मालूम है कि पोल जो है सो अर्थ पे सबसे ज्यादा ठंडा वाला रीजन है। तो जहां पे ठंडा ज्यादा होगा वहां पे एयर का टेंडेंसी क्या होगा, स्टेबल होने का, क्योंकि बहुत ठंडा हवा है, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, भारी होगा, तो नीचे बैठेगा, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे हाई प्रेशर हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी एयर का ज्यादा है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है पोलर एरियाज में। अब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, रोटेट करता है। तो जैसे कि आप जैसे वो होता था ना झूला, गोल गोल घूमता था, उसमें हम लोग अगर कोई ज्यादा तेज घुमा दिया तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था, है ना। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे अर्थ पे रोटेशन की वजह से जो हवा है वो आगे की तरफ मूव करेगी, दोनों तरफ। इसको क्या बोलते हैं, पोलर स्टर्लीज है ये, पोलर स्टर्लीज है। और जब पोलर स्टर्लीज आगे बढ़ेगा और वेस्टर्लीज जब मीट करेगा, तो देखो वेस्टर्लीज जो है वो गर्म है कि नहीं इन कंपैरिजन टू पोलर स्टर्लीज, क्योंकि ये पोल से इसका जेनेसिस हुआ है और ये ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है। तो जब दोनों मीट करेगा तो फिर से ये राइज कर जाएगा, है ना, ये ब्रांच इधर मीट कर जाएगा, दूसरा ब्रांच पोल के ऊपर सिंक कर जाएगा। तो ये जो सेल है इसको फेरल सेल बोलते हैं, और ये जो सेल है इसको पोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स कहाँ पे था, मैंने बताया था, यहाँ पे जेट स्ट्रीम है और यहाँ पे जेट स्ट्रीम, याद आ रहा होगा, है ना। जेट स्ट्रीम जो है अभी समझेंगे क्यों ऐसा वहां पे बनता है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की वजह से बनता है, वो भी समझाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है चलो। तो ये प्रेशर बेल्ट जो है सन के शिफ्ट की वजह से पूरा जो है अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में ऑसिलेट करेगा, और इसके साथ साथ जितने भी विंड सिस्टम है, जेट स्ट्रीम्स हैं, सभी शिफ्ट करेगा। समझ में आ गया। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए, है ना, एक सवाल बनाते हैं, देखते हैं कितना लोग सही आंसर देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स आर ऑन शोर ऑन द, ये यूपीएससी का जो है ना चालाकी कुछ ऐसा ही रहता है, यूपीएससी में ऐसा नहीं बनाएगा, यूपीएससी में बना देता है। ट्रेड विंड्स आर ऑनशोर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कोई आंसर बोलेगा नहीं, जब पूरा लिख लो सवाल उसके बाद पूछेंगे तो बताना, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स एंड वेस्ट, सॉरी ये ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ITCZ, from ITCZ to
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट है, सो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा? दोनों सही है, दोनों गलत है। अच्छा, पहले पे कितने लोग बोले कि 1 जो है आंसर, मतलब ए ऑप्शन सही है? एनीवन? बी पे? बी पे मतलब क्या बोल रहे हो, कौन सा, ए बी? फर्स्ट में बोलो, ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो। ए तुम्हारे हिसाब से ए सही है। सी पे? सी पे? डी पे? डी पे कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। ट्रेड winds are onshore on the western margins of the continent। गलत। ट्रेड winds blow from ITCZ to the, उल्टा हो गया ना ये तो, गलत। तो डी इसका है सो राइट आंसर। ठीक है, देखो सवाल क्या है, ज्योग्राफी को थोड़ा सा विजुअलाइज करो, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले ये डायग्राम याद रखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। ये हमेशा माइंड में रखो, या फिर कभी ऐसा पेपर में सवाल आए तो उधर ही ड्रॉ कर दो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। ऐसा ड्रॉ कर देना है। अब क्या बोला कि एक कॉन्टिनेंट को, सपोज करो कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन क्या होगा? ये वाला जो साइड है इसको वेस्टर्न मार्जिन बोलेंगे कॉन्टिनेंट का। ये वाला जो है साइड, इसको हम लोग ईस्टर्न मार्जिन बोलेंगे, है ना, बोलेंगे ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट। तो ट्रेड विंड्स को आप ड्रॉ करो किसी भी हेमिस्फीयर में। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखो, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ट्रेड विंड्स आर ऑलवेज ऑनशोर ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। समझा गया? ईस्टर्न मार्जिन पे हो जाएगा, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम आईटीसीजेड टू हाई प्रेशर जोन, तो ये तो उल्टा ही हो गया। आईटीसीजेड वैसे भी लो प्रेशर जोन होता है ना। तो लो से हाई पे तो विंड वैसे भी ब्लो नहीं करेगा, हाई से लो पे जाएगा, इस वजह से दोनों गलत स्टेटमेंट। चलो ये हो गया। ओशन करेंट्स। जब हम लोग ओशन करेंट्स को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से विंड्स जो होते हैं वो ओशन करेंट्स को भी जो है रेगुलेट करता है। ऑनशोर होता तब तो डेजर्ट्स होता ही नहीं ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, ये है बिल्कुल सही। तो ओशन करेंट्स जो है, देखो ओशन करेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, तो सपोज दिस इज ए वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब कि ओशन है ना। ओशन अरे ऐसा समझो ना कि यहाँ पे जैसे पंखा चल रहा है और यहाँ पे बकेट में पानी भर के रख दो और इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ा दो, तो क्या सरफेस पे है एक करंट, है ना, मूव करेगा कि नहीं? तो वही ओशन करेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी विंड सिस्टम है, ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है या फिर पोलर स्टर्लीज है, वो क्या करता है, ओशन के वाटर्स को ड्राइव करता है, उसको है ना पुश करता है। इसके वजह से ओशन वाटर्स में मूवमेंट जनरेट होगा और उसको ओशन करेंट्स बोलते हैं। समझ आ गया? तो ट्रेड विंड्स आर क्लोजली लिंक्ड विद ओशन करेंट्स, पार्टिकुलरली इन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, है ना। ये सभी आगे पढ़ेंगे ओशन करेंट्स के बारे में। दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, है ना। इक्वेटोरियल करंट का जो है फॉर्मेशन होता है इन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इक्वेटोरियल करंट्स का मतलब कि जो इक्वेटर के पास में है ना, जो अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, उसका जो इक्वेटर का जो एरिया है, वहां पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक करंट फ्लो होगा, उसको इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। ओशन करंट्स होता है, किस वजह से होगा होगा तो ट्रेड विंड्स की वजह से। अगर ट्रेड विंड्स नहीं होता उस रीजन में, तो करंट्स भी, ये ओशन करंट में फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। ठीक है, मेरी टाइम हिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकली ट्रेड विंड्स वेर क्रूशियल फॉर सेलिंग शिप्स एज दे अलाउड फॉर रिलेटिवली स्मूथ सेलिंग बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। सेलिंग शिप्स यूज ट्रेड विंड्स को यूज करते थे to establish trade routes across the oceans। इसी वजह से ये जो विंड है उसको हम लोग ट्रेड विंड भी बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया? वेदर पैटर्न्स। ट्रेड विंड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, है ना, मैंने आपको बताया क्लाइमेट किसी भी रीजन का, एंड वेदर पैटर्न्स ऑफ रीजन्स, they are associated with relatively dry and stable weather conditions, making them favorable for sailing and aviation। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट वही चीज है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है फॉर्मेशन होता है ट्रेड विंड्स के ही वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कल सभी हमने डिस्कस किया है ना, बस वही सब पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब आते हैं वेस्टर्ली विंड्स, है ना। वेस्टर्ली विंड्स ये कहाँ पे है? वेस्टर्ली विंड्स also known as the prevailing westerlies, these are the winds that blow from the west in the mid latitudes of both hemispheres, है ना। तो वेस्टर्लीज जो है, आप देखो तो क्या सब ट्रॉपिकल रीजन में है, सो वेस्टर्लीज फॉर्म होता है कि नहीं? सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि मिड लैटिट्यूड मतलब 30-35 डिग्री से ऊपर का जो लैटिट्यूड है अप टू 60 डिग्री, इसको हम लोग मिड लैटिट्यूड बोलेंगे, है ना। लोकेशन कहाँ पे है? तो 30 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, है ना। यानी कि सपोज दिस इज योर अर्थ और ये है सो इक्वेटर है, यहाँ पे 30 डिग्री लैटिट्यूड है, बेसिकली यहाँ पे कौन सा जोन होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है। तो यहाँ से वेस्टर्लीज ऊपर की तरफ मूव करेगा अप टू वेयर, अप टू 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। लेकिन एक बात बताओ कि क्या ये फिक्स है क्या? ये पूरा मूव करेगा, जैसे जैसे विंड, जैसे जैसे सन का अपरेंट शिफ्ट होगा तो, है ना, चेंज हो जाएगा। बट इन जनरल ऐसा बोला जाएगा कि 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज है। डायरेक्शन तो जाहिर सा बात है कि वेस्टर्ली, इसका नाम ही है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। स्ट्रेंथ, है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि वाई वेस्टर्ली विंड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना, याद रखना। वेस्टर्ली के बारे में एक डिस्क्रिप्शन ये भी रहता है, कई बार आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि वेस्टर्ली विंड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न हेमिस्फीयर, वाई? देखो कॉन्टिनेंट्स के वजह से क्या होता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि आपका जो भी अर्थ पे जो भी कॉन्टिनेंट्स है, लैंड मास है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। इसके वजह से जो विंड्स जो भी ब्लो करता है उसमें फ्रिक्शन लगेगा, है ना, फ्रिक्शन लगेगा। सपोज कि विंड्स जो है मूव कर रहा था, कहीं पे माउंटेन आ जाएगा, कहीं पे हिल आ जाएगा, कहीं पे, है ना, फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा, तो विंड्स का वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है ना। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि वहाँ पे 80% जो है सो ओशन ही है, कॉन्टिनेंट्स बहुत कम है। इस वजह से फ्रिक्शनलेस सरफेस पानी के ऊपर मूव कर रहा होगा, तो विंड्स का स्पीड भी ज्यादा हो जाता है। तो यही वजह है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उनका जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू नॉर्दर्न ज्यादा होता है, ठीक है। कोरियलिस इफेक्ट, जाहिर सा बात है कि जो कोरियलिस फोर्स लगता है वो आपके किसी भी फ्लूइड के डायरेक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट और साउदर्न में टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। कोरियलिस फोर्स कल मैंने समझाया था। फॉर्मेशन कैसे होगा? तो बेसिकली फेरल सेल में होता है ना। वेस्टर्लीज किस में है? फेरल सेल में है, तो फेरल सेल की वजह से वेस्टर्लीज का फॉर्मेशन होगा, है ना। देखो जो लोग कल का क्लास नहीं देखो देख लेना, है ना, उसमें और डिटेल में मैंने कल बताया था तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है, ये जो वर्ड है ना, रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, श्रिकिंग सिक्सटीज, ये क्या है? देखो ये जो फोर्टीज है ना, ये जो फोर्टीज है इसका मतलब 40 डिग्री साउथ, साउथ लैटिट्यूड। फिफ्टीज मतलब 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सिक्सटीज मतलब 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ऐसा देखा गया है कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप ओशन में जाओगे इस लैटिट्यूड पे, तो वहां पे जो विंड्स का जो स्पीड होता है बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो बेसिकली क्या है? वेस्टर्ली विंड्स है। और क्योंकि ओशन से ऊपर फ्लो कर रहा है, वहां पे कोई कॉन्टिनेंट्स ऐसा नहीं है, इस वजह से फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, तो उसका जो वेलोसिटी है विंड का काफी ज्यादा होता है। इस वजह से ऐसा नाम दिया गया है ना, रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, श्रिकिंग सिक्सटीज, है ना। तो ये सभी बेसिकली क्या है? दीज ऑल आर वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज है। These are the strong westerly winds that blow in the southern hemisphere, southern hemisphere, southern hemisphere, particularly in the latitudes between 40 and 60 degrees south. These winds are known for their strength, है ना, इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, कंसिस्टेंसी, एंड हैव बीन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर मैरीटाइम ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन। इसके वजह से इसका जो नाम है रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, श्रिकिंग सिक्सटीज, ये सभी वेस्टर्ली विंड्स हैं साउदर्न हेमिस्फीयर का, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो, वाई आर द वेस्टर्लीज मोर स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न हेमिस्फीयर? तो सबसे पहला है लैक ऑफ लैंड मास, ठीक है। वन सिग्निफिकेंट रीजन इज द लैक
of substantial landmass in the southern hemisphere. Unlike the northern hemisphere, which has large land masses such as North America, Europe, Asia, the southern hemisphere is mainly covered by ocean, है ना? यानी कि southern hemisphere में mainly क्या है? Ocean है, mainly ocean है. The absence of landmass reduces friction, allowing the westerly winds to remain stronger and more persistent. समझ में आ गया? ठीक है. दूसरा क्या है? Uninterrupted circumpolar flow, है ना? The westerlies in the southern hemisphere form a more continuous and uninterrupted circumpolar flow around Antarctica, which is not disrupted by large land masses. यानी कि वहां पे देखो तो थ्रू द अर्थ का जो है एक रोटेशन जो है वेस्टर्लीज का होते रहता है, उसको सर्कमपोलर जो है रिवॉल्यूशन बोलते हैं. इस वजह से ज्यादा स्ट्रांग होता है. Stronger pressure gradients. The pressure gradients in the southern hemisphere tend to be stronger, contributing to the intensification of the westerly winds. ठीक है. कल मैंने आपको बताया था कि पीजीएफ जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा विंड्स जो है स्ट्रांग होते हैं. तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो भी स्ट्रांग होता है. ठीक है. बाकी वही सब पॉइंट्स को आप देखो तो वही सब चीज है. साउदर्न ओशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज फ्यूअर बैरियर्स टू द वेस्टर्ली विंड्स, allowing them to blow more freely and gain strength. है ना. बैरियर्स वहां पे नहीं है. बैरियर्स क्या सब हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, है ना, माउंटेन रेंजेस, वो सभी उधर नहीं है साउदर्न हेमिस्फीयर में. इस वजह से कोई बैरियर भी नहीं है, तो विंड्स का जो स्पीड है, वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा. ठीक है. अर्थ रोटेशन. तो कोरियोलिस इफेक्ट विच इज caused by the earth's rotation has a significant impact on wind patterns in the southern hemisphere. The Coriolis effect results in a more intense deflection to the left compared to the deflection in the northern hemisphere. This causes the westerlies to be stronger and more persistent in the southern hemisphere. देखो ये एक पॉइंट है जो कि कल मैंने बताया था, बट यहाँ पे एक चीज आप नोट करो कोरियोलिस फोर्स के बारे में. ठीक है. आप नोट ये करो, कल भी मैंने बताया था कोरियोलिस फोर्स, है ना. चलो यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, है ना. आपको वही स्टेटमेंट है, सब करेक्ट बताना है ना. दूसरा चीज एक और है, एग्जाम में कभी भी पेपर आप करो ना, है ना, तो प्रैक्टिस ये रखो कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ये बहुत लोग जो है यहाँ पे गलत कर देते हैं. ठीक है. जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग में रहता है कि अच्छा करेक्ट ही पूछा हो, लेकिन वहां पे लिखा रहता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना. तो आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है. ठीक है. और अगर 2-3 सवाल ऐसा कुछ गलती कर दिए तो फिर अगले साल का फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाइएगा, है ना. तो ये ध्यान रखना एग्जाम. तो कोरियोलिस फोर्स, है ना, इस बार का यूपीएससी कट ऑफ देखा आपने पीटी का 75 गया, है ना. वो क्यों गया 75? सीसेट की वजह से. जब हम लोग एग्जाम देते थे तो अगर 75 नंबर किसी का आ गया तो हम लोग सजेस्ट करते थे कि बढ़िया बिस्तर बांधो और जाओ, यूपीएससी तुम्हारे लिए नहीं है ना. क्योंकि 75 नंबर मतलब उस समय अगर किसी को आता भी था ना तो शर्म से बोलता नहीं था, है ना. क्यों? क्योंकि उस समय पेपर का जो ऐसा नहीं कि लेवल उस समय आसान था, ऐसा नहीं होता. यूपीएससी हमेशा से टफ रहा. लेकिन अब क्या किया है कि एक तो सीसेट का लेवल बहुत हार्ड कर दिया है ना. सीसेट मतलब कि आपका एप्टीट्यूड जो है प्लस जो मैथ्स, उसमें जो क्वेश्चन, जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, इवन कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो काफी मतलब स्टैंडर्ड कर दिया, कैट के लेवल का कर दिया, है ना, मैनेजमेंट एग्जाम का, जो कि मेरे हिसाब से उतना जरूरी नहीं है ना, उतना जरूरी नहीं है. लेकिन ठीक है, अब क्या सोच के किया मालूम नहीं, लेकिन है सीसेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. अगर आप इवन अगर आप मैनेजमेंट की भी तैयारी करते हो, कैट का भी क्लासेस लेते हो ना, तो भी चांसेस हैं कि आपसे वहां पे अच्छा स्कोर सीसेट में ना कर पाओ, है ना. उस लेवल का जो है कर दिया है. दूसरा, जीएस में जो पहले एलिमिनेशन मेथड होता था ना, उसको हटा दिया. एलिमिनेशन मेथड का मतलब जैसे कि सपोज कि 4 स्टेटमेंट, है ना, 1 2 3 4, और ऑप्शन बना है 1 ओनली, है ना. ऑप्शन बी है 1 एंड 2, है ना. ऑप्शन सी है 2 एंड 3, है ना. ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3, है ना. ऐसा कुछ बनाता था. तो आपको क्या होता था ना कि यूपीएससी एक ऐसा स्टेटमेंट जरूर दे देता था जो कि एब्सोल्युटली गलत होता था, है ना. अगर आपको मालूम है उस स्टेटमेंट के बारे में तो आप यहाँ से, जैसे मान लो कि 3 जो है सो मालूम है कि 100% श्योर कि नहीं, 3 तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपको 2 ऑप्शन कट गया, अब बचा 1 एंड 2 और फिर 1 ओनली. तो यहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा चांसेस ले लेते थे. अब वैसा नहीं किया है. अब क्या कर दिया है ऑप्शन में, है ना, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, है ना. यानी कि इन चारों में से कोई एक सही है, या फिर 2 स्टेटमेंट करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कोई 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है. हो सकता है कि 1 एंड 2 करेक्ट हो सकता है 2 इनकरेक्ट हो सकता है 3 और 4 करेक्ट. ऑप्शन सी बनाएगा 3 स्टेटमेंट करेक्ट, है ना. अब आप मालूम है कि 1 2 3 सही है कि 2 3 4 सही है,
कि 1 2 4 सही है ना। तो अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। यानी कि अब जो है जीएस का जो पढ़ाई है उसको एलिमिनेशन मेथड के भरोसे नहीं चलना है, आपको हर चीज का डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा वहां यूपीएससी का, अगर यही पैटर्न का सवाल अगर वो लोग पूछता रहा, है ना। इसलिए अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो कोई भी जो टॉपिक है उसको एनसीईआरटी से प्लस स्टैंडर्ड बुक्स है और प्लस जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं तीनों को अच्छे से कवर करो, तभी उसके ऊपर जो है सो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और सवाल जो है एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कुछ भी उसके अराउंड घुमा फिरा के तो आप सही कर दो, है ना। इस वजह से कट ऑफ इतना कम जा रहा है, क्योंकि किसी के लिए उतना, एक दूसरा ये भी है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उतना ज्यादा फैक्ट्स आप याद कर लो, है ना। इकोनॉमी में दुनिया भर का जो है डेटा आते रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, उसी में से कोई सवाल पूछ देगा, डेटा तो याद रहता नहीं है। तो ये सब चीज जो है थोड़ा सा मतलब अब थोड़ा सा टफ हो गया, पीटी टफ हो गया, मेंस इजी हो गया है, मेंस इजी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक सवाल कॉलेज स्पोर्ट्स के ऊपर पूछते हैं। कितना लोग जो है यूपीएससी नेक्स्ट ईयर दे रहे हो आपको क्लास में, तो है कैसे नेक्स्ट ईयर? अभी ये पेपर दे रहे हो? फर्स्ट अटेम्प्ट है? कितने अटेम्प्ट है? सेकंड है? तैयारी है? अच्छा। क्यों दे रहे हो? नहीं मत दो, अटेम्प्ट वेस्ट मत करो, यही बोले अगर। देखो यूपीएससी एग्जाम का जो तैयारी करने का जो एक सही तरीका होता है वो ये होता है कि आपका जो है मेंस मेंस पे कमांड हो, ठीक है। मेंस आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो गया हो, ठीक है। उसके बाद आप पीटी का आप मॉक टेस्ट ये सब लगाओ, है ना, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तभी आप यूपीएससी में अटेम्प्ट लो, ठीक है। पहले मेंस का तैयारी अगर आपका कंप्लीट है, लगता है कि जीएस का 1 2 3 4 एसए और ऑप्शन वगैरह कंप्लीट है, पीटी में जो जनरल टेस्ट मार्केट में मिलते रहते हैं, अगर आप उसको लगाते हो और कंसिस्टेंटली अच्छा नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि नाउ यू आर रेडी फॉर योर, है ना, एग्जाम। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कितना लोगों का होना है? 800 लोगों का होना है, 900, है ना। पहले तो हम लोग के समय 750 भी सीट हो गया था, 650 700 लोग। तो यहाँ पे कंपटीशन होने के लिए, इसमें सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि ये तो वो हो गया ना कि बस फॉर्म भर दिए, सेंटर पे चले गए एग्जाम देने, है ना, मजा ले लिए, वो नहीं करना है जीवन में, आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज हमने कर लिया है, अब अटेम्प्ट देने का जो है तो अटेम्प्ट दो। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त दे रहा था फॉर्म भर दिए हम भी चले गए एग्जाम देने, वो कुछ नहीं। उसका रीजन है कि सपोज कि पीटी आपका नहीं निकला, सपोज, है ना, पीटी नहीं निकला, तो आप जो है सो एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि क्या मेरा पढ़ाई सही नहीं था, है ना, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट गड़बड़ थे। आपको क्या लगे कि अरे इस बार तो मेंस का तैयारी किए नहीं थे, एग्जाम ऐसे ही दे दिए थे, है ना, इस वजह से नहीं निकला, अगली बार जो है सो और पढ़ के देंगे। तो अपने आप को जो एनालिसिस होता है ना वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप ये सब करके एग्जाम दोगे ना, तब आपको पता है कि अरे इस बार एक दो क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, तो वो टॉपिक ठीक से समझे नहीं थे, पढ़े नहीं थे, है ना। तब आपको अपने स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। ये क्या होगा, ये स्ट्रेटजी लेस, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ऐसे में 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ऐसे निकल जाएगा। और उसके बाद जब सीरियसनेस पढ़ाई आना स्टार्ट होगा तो लगे कि अरे 3 अटेम्प्ट के कारण जो है उधर बर्बाद कर दिया। तो हमेशा एग्जाम जो है यूपीएससी का जो है ना उसको इस तरीके, और मान लो किसी वजह से पीटी नहीं निकलता तो दुख तो होता है ना। तो पढ़ के जाओ चाहे नहीं पढ़ के जाओ, दुख होगा। अगर नहीं होगा तो दुख होता है। तो इस वजह से ऐसे करके बाकी अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है बस। लेकिन अगर ऐसा लगे कि मुझे बस 2 साल 3 साल ही पढ़ के बस जितना हो पाएगा देना है, तब एक अलग बात है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछते हैं, कोरिलस फोर्स, इट इज द रियल फोर्स acting on moving fluids, मूविंग फ्लूइड्स। दूसरा, इट अकर्स ड्यू टू ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। चलो, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है सब करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली,
ऑप्शन सी बोथ करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नाइदर करेक्ट। ठीक, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। हम्म, अच्छा, ए पे कितने लोग हैं? एनीवन ऑन ए ऑप्शन? बी पे? बी पे? सी पे? डी पे? पहला तो गलत है, इट इज अ रियल फोर्स नहीं है, स्यूडो फोर्स होता है। कल मैंने बताया था एपरेंट फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स है। इस वजह से पहला गलत है। इट अकर्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, नो, इट अकर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया? तो ये भी गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, है ना। तो बी में जो लोग आंसर किए वो कंफ्यूजन इस वजह से क्योंकि रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बीच में फर्क नहीं कर पाए। ठीक है, रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पर रोटेट होना, और रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ घूमना, है ना। तो ये ध्यान रखना, इस तरह का सिली मिस्टेक एग्जाम में जो है सो हो जाता है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में, है ना, हमने कल जो पढ़ा था वहां पे कुछ पॉइंट्स आप और भी ऐड कर लेना, है ना, कि its magnitude its magnitude increases with the velocity of the winds, with the velocity of the winds। यानी कि अगर किसी विंड का स्पीड जो है सो अगर कम है तो क्या उसके ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर उस विंड का स्पीड अगर बढ़ गया, वेलोसिटी अगर बढ़ गया, तो उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो कोरियोलिस फोर्स जो है विंड के स्पीड पे भी डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। विंड्स जो है किसी भी, जो भी फैक्टर्स हैं जो कि विंड्स के स्पीड और डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है, वो तीन फैक्टर है। पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना, कल मैंने बताया था आपको, कोरियोलिस फोर्स, है ना, और तीसरा फ्रिक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। अब सपोज कि एक आइसोबार है, सपोज ये आइसोबार है जो कि हाई प्रेशर है, दूसरा एक आइसोबार है जो इससे कम है, सपोज कि लो प्रेशर है। तो पीजीएफ का डायरेक्शन क्या होगा? हाई से लो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, विंड का डायरेक्शन क्या होगा? हाई से लो, है ना, पीजीएफ की तरफ होगा, है ना। तो सपोज विंड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, तो जो कोरियोलिस फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड लगता है, याद रखना। कोरियोलिस फोर्स, तभी तो ये राइट वर्ड, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड मूव कर जाएगा ऐसे, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगता है ना, कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, तो यहाँ पे नॉर्मली विंड्स का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो कुछ इस तरीके से, है ना, डिफ्लेक्शन होके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन देखो कि जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स हैं, और इसमें जो विंड है इसके पैरेलल मूव करने लगे, है ना, सेम, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और विंड्स जो है आइसोबार के पैरेलल हो जाए, यानी कि winds are blowing parallel to the isobars, winds are blowing parallel to the isobar। ठीक है, देखो ये कब होगा, इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे विंड्स को क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ठीक है, geostrophic winds, geostrophic winds are those winds in which the direction of the wind is parallel to the isobars। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है सो समझो। देखो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो कैसा होगा,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया कि कोरियोलिस फोर्स जो लग रहा है परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो क्या यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स और जो पीजीएफ है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया? दोनों अपोजिट है, कैंसिल आउट कर दिया। तो ये जो विंड है, क्या अब ये आइसोबार के पैरेलल मूव करेगा? क्योंकि कोई भी फोर्स रिजल्टेंट इसके ऊपर लग ही नहीं रहा डिफ्लेक्ट करने के लिए, है ना? अब ये देखो कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे विंड जो है, देखो यहां से, देखो यहां से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, बेंड होते गया, बेंड होते गया, बेंड होते गया, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि कोरियोलिस फोर्स जो है विंड्स के डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा था, और डिफ्लेक्शन के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था। तो एक समय ऐसा आएगा जब कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन और पीजीएफ का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, है ना? अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कहीं पे भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वहां का जो विंड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल टू द आइसोबार्स, है ना? तो अगर कभी एग्जाम में सवाल अगर आपके ऊपर जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के ऊपर अगर कभी पूछा जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, और पहला स्टेटमेंट ये रहे कि दीज विंड्स आर पैरेलल टू द आइसोबार्स, तो सही स्टेटमेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट कि इन दीज विंड सिस्टम्स द कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दे बैलेंस ईच अदर, सही हो जाएगा, है ना? सही हो जाएगा। अब ये क्यों हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तो जो जियोस्ट्रॉपिक विंड का जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है जेट स्ट्रीम, समझ में आ गया? जेट स्ट्रीम्स, jet streams are the perfect example of geostrophic winds, समझ में आ गया? ठीक है, देखो जेट स्ट्रीम्स क्यों फॉर्मेशन होता है वो भी बता देते हैं। कुछ की पॉइंट्स आप याद कर लो जेट स्ट्रीम्स के बारे में। जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स, है ना? These are the upper air circulation in the troposphere, है ना? These are the upper air circulation, upper air circulation, upper air circulation, upper air circulation in troposphere, in troposphere. Why it is called as troposphere? Because tropo means change in what? Weather elements. So the troposphere is the lowermost रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर जहां पे वेदर एलिमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इस वजह से ट्रोपोस्फेयर इसका नाम है। तो ट्रोपोस्फेयर के अपर एयर सर्कुलेशन में, अपर एयर रीजन में जेट स्ट्रीम जो है सो प्रेजेंट होता है। अपर एयर सर्कुलेशन इन ट्रोपोस्फेयर, वेरी हाई वेलोसिटी विंड्स, वेरी हाई वेलोसिटी विंड्स, वेरी हाई वेलोसिटी विंड्स, ठीक है, ठीक है। दे फॉर्म, दे फॉर्म ड्यू टू, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स generated, generated in contrasting, in contrasting, contrasting एयर पार्सल्स। इसको समझेंगे अभी, लिख लो पहले। दे फॉर्म ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरेटेड इन कॉन्ट्रास्टिंग एयर पार्सल्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होगा? जिसका टेम्परेचर अलग हो, प्रेशर अलग हो, है ना? कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? ऐसा कॉन्ट्रास्ट होता है। उसी तरीके से कोई टेम्परेचर किसी एयर का ज्यादा हो, दूसरा एयर का है सो कोल्ड हो, वो दोनों जब मीट करेगा कहीं पे तो वो जेट स्ट्रीम्स अपर एटमॉस्फेयर में बन जाएगा, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है इन जनरल ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। जो जेट स्ट्रीम्स के जो दो प्रोमिनेंट जो टाइप्स हैं, एक है पोलर जेट स्ट्रीम
polar jet stream and subtropical westerly jet stream. Subtropical westerly jet stream. ठीक है, पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको समझो। और यहाँ पे ये भी लिखो कि दीज आर ऑल्सो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, है ना। एग्जाम्पल ऑफ जेट स्ट्रीम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अच्छा एक बात बताओ, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होंगे क्या ये अर्थ के सरफेस पे मूव करेगा क्या? अर्थ के सरफेस पे फॉर्मेशन होगा क्या जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का? नहीं होगा। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगते रहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, एक थर्ड फोर्स भी लग रहा है ना, यानी कोरियोलिस फोर्स प्लस पीजीएफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो वो बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। तो विंड कभी भी पैरेलल टू आइसोबार्स नहीं हो पाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम है ना, इस वजह से डिफ्लेक्शन होने के बाद कोरियोलिस फोर्स और जो पीजीएफ है वो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाएगा। इस वजह से विंड्स जो है पैरेलल हो जाते हैं आइसोबार्स। अब देखो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रास्टिंग एयर पार्टिकल्स की वजह से कैसे बनेगा, है ना, तो ये देखो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों क्या है, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। ठीक है, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। ठीक है, तो ये जो पूरा रीजन है, क्या आप इसको एक सिंगल सेल है, सिंगल हेडलेस सेल है, तो इसका एक ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर और ये जो ग्रेडियंट होगा उसको आप कह सकते हो कि सिमिलर है हेडलेस सेल में। जो फेरल सेल का एयर होगा ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसका जो टेम्परेचर जो होगा क्या इससे कम होगा कि नहीं, हेडले वाले से कम होगा। जो पोलर सेल है क्या इसका जो इस रीजन में जो एयर होगा, यहाँ पे जो एयर होगा और यहाँ पे जो एयर होगा और यहाँ पे जो एयर होगा, क्या ये तीनों आपस में जो है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स के साथ में है कि नहीं। जो हेडलेस सेल में होगा ये ट्रॉपिकल रीजन का एयर है, बिल्कुल इक्वेटर से मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाके ठंडा होता है बट इतना भी ठंडा नहीं होगा कि पोलर एयर से कंपेयर कर दो, है ना। तो क्या ये जो एयर है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, ये सभी आपस में है सो कॉन्ट्रास्ट जो है सो है कि नहीं इसके बीच में, है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस रीजन। तो इसके वजह से जब दो ऐसे एयर पार्सल्स हैं जिसके बीच का टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस होगा, तो क्या वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब लगेगा तो क्या वहां पे इस रीजन में एक विंड जो है जनरेट होगा कि नहीं होगा। समझो, कहीं भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर जनरेट होता है तो विंड है सो जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, इस वाले रीजन में क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है क्या? बहुत माइनर है, एयर पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा बहुत नेग्लिजिबल है। इसके वजह से यहाँ पे जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बनने का टेंडेंसी है वो है कि नहीं, जो क्राइटेरिया चाहिए जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बनने के लिए वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो यही जो है, अब क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है ना, इसकी वजह से फोर्स स्पीड जो होगा तो काफी ज्यादा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो विंड्स जो होते हैं हाई स्पीड जो है, हाई वेलोसिटी विंड्स जो है तो जनरेट हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्पीड। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली वेस्टर्ली जेट स्पीड, जेट स्पीड। समझ में आ गया। सेम वैसा ही यहाँ पे भी देखो, जो सब पोलर रीजन का एयर होगा और जो पोलर सेल का जो एयर होगा, इनके बीच में भी कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है सो लगेगा और यहाँ पे भी विंड्स जो है सो जनरेट होंगे, और ये जो विंड है यहाँ पे भी फ्रिक्शन लेस होगा, इसके वजह से यहाँ पे भी एक जेट स्ट्रीम बनेगा, है ना। और इसका क्या नाम होगा, पोलर जेट स्ट्रीम,
पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, देखो इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बुक में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। पोलर जेट स्ट्रीम है ना। तो अगर हम लोग ऐसा अर्थ के, है ना, अर्थ को समझो, तो जो सब ट्रॉपिकल जेट जेट स्ट्रीम है अपर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा है ना, मेंडर करते रहते हैं ना, ऊपर में ऐसा घूम रहा है गोल गोल, ठीक है। जो पोलर जेट स्ट्रीम होगा, है ना, ये कहाँ पे होगा, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, है ना, 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। तो यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम है, कहाँ पे है, अपर एटमॉस्फेयर में है, और ये सरकम पोलर है, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गोल गोल ऊपर में घूम रहा है। तो एक बात बताओ कि इस रीजन में, अपर एटमॉस्फेयर में, जो पोल के ऊपर जो कोल्ड एयर है, सुपर चिल्ड एयर है, सुपर चिल्ड एयर, सुपर चिल्ड एयर, सुपर चिल्ड एयर, पोलर एयर, क्या वो पोलर जो जेट स्ट्रीम है वो उसको ट्रैप करके रखा है कि नहीं। सपोज कि एक एयर पार्सल है जो कि गोल गोल घूम रहा है ऊपर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर में, तो उसके बीच में जो एयर है उसको ब्लॉक करके रखा है कि नहीं, उसको वो बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो यहाँ पे जो एयर जो है ना ब्लॉक हो जाता है, और ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन इसमें भी होता है, क्यों, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, और प्लस जेट स्ट्रीम की वजह से। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, पोलर वॉर्टेक्स बोलते हैं, पोलर वॉर्टेक्स। समझ आ गया, पोलर वॉर्टेक्स, अक्सर आप न्यूज में, है ना, यस, पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स जो है आप देखोगे हमेशा न्यूज में कब रहता है, जब यूएस में, है ना, कई बार आप देखो जो विंटर्स के समय आप हमेशा न्यूज में पढ़ोगे कि कनाडा में और यूएस में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रहा है ना, नॉर्मल एवरेज से ज्यादा बर्फबारी हो गया, बहुत ज्यादा लोग जो है मर गए। वो क्या होता है, उसके पीछे का रीजन ये है ना, आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। समझो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो हमारा पोलर रीजन है, पोलर रीजन है, पोलर रीजन है, क्या उसका टेम्परेचर है तो बढ़ रहा है कि नहीं पहले से। अभी तो स्नो मेल्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, पोलर रीजन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, जब पोलर रीजन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ का जो कॉन्ट्रास्टिंग एयर जो रहता था, क्या वो कॉन्ट्रास्ट है तो कम हो रहा है कि नहीं। समझो, पोलर रीजन का एयर का टेम्परेचर बढ़ा किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो पोलर सेल का एयर और जो फेरल सेल का एयर है, इसके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट था वो कम हुआ कि नहीं। तो जो कम होगा तो क्या पीजीएफ कम होगा कि नहीं। जब पीजीएफ कम होगा तो ये जेट स्ट्रीम वीक होगा कि नहीं, वीक होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम पोलर एयर्स को अपने में वाइंड अप करके रखा था, अब वो जेट स्ट्रीम वीक हो गया। तो क्या, अब वो जो होल्ड करके रखा था और अर्थ के रोटेशन की वजह से जो पोलर एयर है, जो कि वॉर्टेक्स के फॉर्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे रहता है, क्या वो एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा। जब वो एक्सपैंड करता है तो आपको मालूम है कि कनाडा और यूएस जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर ऊपर वाले रीजन में है, तो वहां पे वो ठंडा हुआ पहुंच जाता है, और इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस आ जाते हैं। समझ में आ गया। तो अगर कभी पोलर वॉर्टेक्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, वो आएगा फिर से दिसंबर में, जनवरी में न्यूज में देखोगे कि यूएस में फिर से तबाही मचा दिया, जो कि पहले उतना नहीं होता था, है ना, उतना ज्यादा स्नोफॉल नहीं होता था वहां पे। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द पोलर जेट स्ट्रीम्स, दीज पोलर एयर विच इज इंट्रैप्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, है ना, जो कि पोलर वॉर्टेक्स है, वो पहुंच जाता है अपने कॉन्टिनेंट यूएस में, कनाडा में, है ना, यूरोप में, वैसे रीजन में, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा विंटर और स्नोफॉल ये सब कॉज हो जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, चलो, इसका एक मुझे लगता है कि एक पिक्चर भी होगा, वो आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ये है, ये ट्रॉपिकल एयर है। कौन सा, ये हेडलेस सेल है, हेडलेस सेल, है ना, ये सब तो देख के ही आइडेंटिफाई कर लो। पेरल सेल, पोलर सेल, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बना के नहीं यहाँ पे। और ये अर्थ को ऊपर में चारों तरफ जो है तो रोटेट करेगा, है ना, ऊपर में, है ना।
और जेट स्ट्रीम जो है लोअर एटमोसफेयर में होगा कि अपर एटमोसफेयर? अपर एटमोसफेयर में। नीचे क्यों नहीं होगा? नीचे में क्या होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन की वजह से उतना स्पीड जनरेट हो ही नहीं सकता है ना? ठीक है, सेम उसी तरीके से पोलर जेट स्ट्रीम है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन जो है आपको है ना न्यूज देखोगे पढ़ोगे आर्टिकल्स, तो अगर ये सब क्लियर नहीं रहेगा ना फंडामेंटल, तो समझ में नहीं है कि मतलब क्या लिख दिया है ना। सेम वैसे ही देखो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, है ना। देखो, दीज आर द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना। ये ऐसे इसका लूप में ऐसे जो है सो पूरे अर्थ पे चारों तरफ ऊपर में अपर एटमोसफेयर में ऐसे मूव करता है। ये जो ऐसे जो मूव करता है ना, ऐसे वेवी स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिएंड्रिंग। ठीक है, मिएंड्रिंग। मिएंड्रिंग वर्ड जो है, अगर आप देखो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा रिलेटेड किससे है? रिवर से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड होता है ना। लेकिन अगर कोई भी सिस्टम सपोज जैसे है ना सांप की तरह है ना चले, उसको मिएंड्रिंग करना बोलते हैं, मिएंड्रस बोलते हैं। तो जेट स्ट्रीम का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जेट स्ट्रीम जो है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है ना, इट मिएंडर्स। है ना, मिएंडर्स मतलब कि उसमें है सो कर्वी जो है, जैसे सांप कैसे चलता है ना, वैसा टाइप का जो है ऊपर में मूव करता है। क्यों मिएंडर्स करता है, क्यों होता है मिएंड्रिंग? तो इसके पीछे का जो रीजन है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होने की वजह से। एंगुलर मोमेंटम, ये सभी फिजिक्स का जो है कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बट इतना ध्यान रखो कि एंगुलर मोमेंटम जो है सो कंजर्व होता है ना। मोमेंटम जो है सो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है ना, उसके वजह से होता है। ये है पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स कहाँ पे होगा? तो अपर एटमोस्फेयर है ना। ये पूरा पोल के ऊपर का जो ठंडा हवा है, उसको इस पोलर जेट स्ट्रीम ने है ना होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखा है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट था वो कम हो रहा है, इसकी वजह से ये वीक होगा, वीक होगा तो लूज होगा, एक्सपैंड करेगा बाहर की तरफ, है ना, टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड, यानी कि टुवर्ड्स इक्वेटर मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है कुछ इस तरीके से है कि जो भी विंड्स हैं, जो भी एयर ब्लॉक्स हैं, उसको इक्वेटर की तरफ फेंकता है, पुश करता है ना। इस वजह से ये नीचे आएगा। अब जैसे ही नीचे आएगा तो देखो ये जो जो कोल्ड एयर मास जो ऊपर में ट्रैप था, अब ये यूएस वाले रीजन में अच्छे से पहुंचेगा नहीं। सपोज ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे ऐसे आ गया, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा कि नहीं, कोल्ड वाला, बहुत ज्यादा स्नोफॉल, है ना, सीवियर स्नोफॉल हो जाता है पोलर वॉर्टेक्स की वजह से। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स आपको एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मिलेगा डिटेल में, ये जो है अलग से बताया मैंने। पोलर वॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम, स्टेबल पोलर पोलर वॉर्टेक्स। देखो है ना, जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ पोलर जेट स्ट्रीम है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, तो कोल्ड एयर को कंटेन करके रखता है अपने। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज है ना, उसकी वजह से ये वीक हो जाएगा, वीक होगा तो नीचे लैटिट्यूड की तरफ ये सरक जाएगा, और इसकी वजह से कोल्ड एयर मूव साउथ, और अपने लपेटे में जितना भी कॉन्टिनेंट ऊपर का है सबको ले लेगा, और इसके बाद बहुत ज्यादा वहां पे सीवियर जो है कोल्ड और ये सब क्लाइमेट जो है वेदर फेनोमेना वहां पे हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसको बता दें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ते हैं इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। बाकी मैंने आपको जेट स्ट्रीम बता ही दिया है, एक वेस्टर्लीज के बारे में बता दिया मैंने, है ना, कि वेस्टर्लीज कैसे फ्लो होता है, कहाँ पे मूव करता है, उसके वजह से कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्यों विंटर रेनफॉल होता है, सब समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा पोलर स्टडीज जो है वो भी आ जाएगा, आगे बता देंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अगर साइक्लोन का अगर आप एक्सरे करोगे तो कुछ ऐसा जो है निकल के आता है साइक्लोन। कभी साइक्लोन आप लोग फेस किए हो कि मतलब साइक्लोन में फंसे हो कभी? नहीं, हालत खराब हो जाता है वैसे, क्योंकि हम जो है शिप पे होते थे उस समय, तो पैसिफिक वैसिफिक में रहते थे या फिर इवन अटलांटिक में, बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रॉन्ग वहां पे जो है सो आता था।
मतलब कि 8 दिन 10 दिन तक जो है सिर्फ हमारा ऐसे ऐसे है ना डोल रहा है, खाना ठीक से खा पा रहे हैं, उसमें बहुत लोगों को वोमिटिंग हो जाएगा, कुछ बना ही नहीं पाओगे ना। आप सपोज की बिल्डिंग 10 दिन तक हिल रहे हैं, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। वो यही मनाओगे कि जितना जल्दी हो सके जो है खत्म हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलते रहते हैं। देखो साइक्लोन्स जो है बेसिकली, साइक्लोन्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे होगा? तो नॉर्थ पोल पे होगा। कहाँ पे होगा? नॉर्थ पोल पे, ट्रॉपिकल रीजन में होगा, तभी तो नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। और इसको बोलेंगे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन। सेकेंड जो टाइप है टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, इसी को हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इसी को बोलेंगे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या फिर वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, वेव साइक्लोन, या फिर फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, फ्रंटल साइक्लोन। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है टेम्परेट साइक्लोन, और ये अलग है, दोनों है तो साइक्लोन, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होते हैं। ठीक है, क्यों कॉन्ट्रास्ट होता है? तो दोनों का एक तो बनने का तरीका जो है सो अलग होता है, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। एक तो है सो लैटिट्यूड का फर्क है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सो ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन जो है सो मिड लैटिट्यूड में बनेगा। प्लस उसका जो जेनेसिस होता है वो भी अलग फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात करो तो यहाँ पे फ्रॉन्ट के फॉर्मेशन की वजह से होता है ना। इसको समझेंगे बाद में, है ना, इसको बाद के लिए रखते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अभी इस पे आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर आते हैं, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन, कल मैंने आपको बताया था, जो साइक्लोन होता है वो हाई प्रेशर सिस्टम होता है कि लो प्रेशर सिस्टम होता है? लो प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम है। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं बेसिकली, है ना, उसके फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस जो है सो चाहिए होते हैं, जैसे कि वार्म सी सरफेस, वार्म सी सरफेस, वार्म सी सरफेस। तो पहला कंडीशन जो है सो वार्म सी सरफेस है। तो जाहिर सा बात है कि वार्म सी सरफेस कहाँ पे होगा? तो ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा। अगर आप इक्वेटर से ऊपर पोल की तरफ मूव करोगे तो सी का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। इस वजह से पहला कंडीशन जो है कि वार्म सी सरफेस होना चाहिए। तो जो साइक्लोन्स जो होंगे वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही फॉर्म होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? दूसरा है कोरियोलिस पोर्स, कोरियोलिस पोर्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक कोरियोलिस पोर्स जो है इक्वेटर पे जीरो होता है। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर पे जीरो होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जो कोरियोलिस फोर्स है ये इक्वेटर पे जीरो होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है ना। तो अगर कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो है तो क्या इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर के पास में क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स is also a prerequisite for tropical cyclone, essential for tropical cyclone, essential for tropical cyclone। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि या फिर कहीं पे कि वाई
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म ऑन इक्वेटर। ऐसा तो लगता है कि अगर टेम्परेचर के ही वजह से अगर फॉर्म होगा तो इक्वेटर में तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहां पे साइक्लोन बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। इसी सेकंड फैक्टर की वजह से कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होता है ना। इसकी वजह से विंड्स में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और जब डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो वो जो साइक्लोन में जो गोल गोल घूमने वाला जो विंड सिस्टम जो जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस वजह से इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। समझ में गया? तो लिख लो एक पॉइंट कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म ऑन इक्वेटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स do not form on equator. Why? Because there is no Coriolis force on the equator. There is no Coriolis force on the equator. ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब कि राइजिंग ऑफ द वार्म एयर, है ना। तो राइजिंग ऑफ द वार्म एयर, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होना चाहिए। राइजिंग ऑफ वार्म एयर, ठीक है। राइजिंग ऑफ वार्म एयर, ठीक है। नेक्स्ट, अपर एयर डाइवर्जेंस। अपर एयर डाइवर्जेंस। अपर एयर डाइवर्जेंस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कन्वेक्शन के बाद, कन्वेक्शन मतलब कि एयर पार्सल जब राइज करेगा तो ऊपर में जाके ऐसे डाइवर्जेंस हो जाए, अपर एयर डाइवर्जेंस हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज द अपर एयर डाइवर्जेंस, ठीक है। ये भी होना चाहिए। इसके बाद प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। अगर ये सभी कंडीशंस अगर कहीं पे कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन है, बेसिकली कन्वेक्शन कब होगा? स्ट्रॉन्ग इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, स्ट्रॉन्ग इनस्टेबिलिटी, ठीक है। एयर एयर जब इनस्टेबल होता है तो वो राइज करता है, और जब एयर स्टेबल होता है तो नीचे सिंक करता है, सिंक करता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, है ना। ये सब तो कंडीशन हो गया। देखो होता क्या है कि ठीक है, सपोज ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है ना। और अभी जैसे समर सीजन है, समर के बाद मानसून आएगा, मानसून के बाद फिर बाद में जो है विंटर आएगा। तो ड्यूरिंग द मानसून, उसके बाद आप देखो सितंबर के अराउंड जो है कई सारे साइक्लोन्स जो है सो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं, है ना। किस वजह से? इस वजह से कि क्योंकि अभी जो है ओशंस जो है हमारे, ओशंस जो है ना, थ्रू आउट जो समर होगा ना हीट को ट्रैप करेगा, है ना। आपको मालूम है कि वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होते हैं, स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा होता है। ज्यादा स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर यूनिट में जो भी हीट चाहिए होगा। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है, दैट मीन्स कि उसको ज्यादा हीट चाहिए तब जाके उसका टेम्परेचर जो बढ़ेगा। तो जो ओशंस जो होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे हीट को ऐसा ट्रैप करके और उसका धीरे धीरे ऐसे टेम्परेचर राइज होता है। और एक बार जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है ओशन वाटर। तो अभी क्या होगा, थ्रू आउट द समर जो है सो हीट जो है सनरेज की वजह से जो भी है हीट को ट्रैप करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। बाद में सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, है ना, कि इसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री, है ना, 33 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरीके से इस रेंज में रहता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब टेम्परेचर सी सरफेस का ज्यादा होगा, है ना, सपोज ये ओशन वाटर का सरफेस है और इसका सरफेस टेम्परेचर है तो ज्यादा है, तो क्या इसके वजह से यहाँ का जो एयर है
वो गर्म होकर के राइज करेगा कि नहीं, है ना, राइज करेगा कि नहीं, है ना, तो किसी सरफेस टेम्परेचर है सो ज्यादा है, उसके वजह से है सो वहां का जो एयर है वो राइज करेगा, ठीक है ना, एयर है सो राइज करेगा। अब एयर जब राइज करेगा तो क्या ये एयर जो है सो मॉइस्ट एयर है कि ड्राई एयर है, आपको बताओ। मॉइस्ट एयर है, क्यों, क्योंकि ओशन के ऊपर में है, तो अपने साथ जो है सो वाटर वेपर्स को कैरी करेगा। अब एक बात बताओ, जो वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जो है हवा के साथ साथ जाएगा, है ना, वो भी वाटर वेपर्स जो है, बहुत ही ज्यादा वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स जो है जब ऊपर और राइज करेगा तो क्या वो ठंडा होगा कि नहीं, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या वो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे कि नहीं, यानी कि कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। वाटर वेपर कैसे बना था, कैसे बना था, सपोज कि वाटर है और ये वेपर बन के ऊपर जा रहा है, यानी कि ये हीट है सो एब्जॉर्ब किया होगा, हीट एब्जॉर्ब किया होगा, है ना, जैसे कि अगर आप अभी गर्मी में छत पे जाकर के एक बाल्टी पानी रख दो तो हो सकता है कि दोपहर से शाम तक होते होते आधा बाल्टी पानी है ना, आधा पानी उड़ जाएगा, लेकिन क्या ठंड में भी ऐसा होगा क्या, वो तो उतना ही भरा रहेगा। तो हीट को जो है एब्जॉर्ब करके और वेपर ऊपर की तरफ राइज करते हैं, है ना। तो जब उल्टा होगा, जब कंडेंसेशन होगा, तो क्या इसके अंदर जो हीट जो इन ट्रैप था वो हीट है सो रिलीज हुआ कि नहीं, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन विल बी रिलीज, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट मतलब कि छुपा हुआ, है ना। जब भी फेज चेंज होता है ना, फेज चेंज, फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो जब भी फेज चेंज होगा ना तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से आप बोलते हो कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और जो हमारा आइस है, आइस ऑल्सो मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि आइस बनेगा भी जीरो पे और मेल्ट भी करता है जीरो पे, क्यों, क्योंकि जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जो लेटेंट हीट है कंडेंसेशन में वो रिलीज होगा कि नहीं, इट विल बी रिलीज, रिलीज, रिलीज। तो अब ये जो हीट है, जो हीट है, अब ये किसको वार्म करेगा, वो तो बारिश बन के नीचे गिर गया, लेकिन उसके आसपास जो है सो एयर है कि नहीं, तो ये हीट जो है इट विल, इट विल बी टेकन अप बाय, इट विल बी टेकन अप बाय द एयर, टेकन अप बाय द एयर, एयर। तो क्या अब ये एयर जो है सो और गर्म होकर के और ऊपर राइज करेगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो ओशन से एयर और वाटर वेपर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर में जा रहा है वो कंडेंसेशन होकर के जो है सो लिक्विड फॉर्म में आएगा, रेनफॉल हो जाएगा, और जो हीट रिलीज होगा इट विल वार्म द सराउंडिंग एयर, ठीक है, एयर पार्सल को जो है वार्म कर देगा, और वो जो एयर पार्सल है और हल्का होकर के और राइज कर जाएगा, तो क्या नीचे से और एक काइंड ऑफ पुल फैक्टर है सो क्रिएट हो गया कि नहीं, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। तो आप ये समझो कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज द फ्यूल ऑफ साइक्लोन्स, फ्यूल ऑफ साइक्लोन्स। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि साइक्लोन्स जो है सो एनर्जी कहां से पाता है, तो फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, समझ में गया। ऐसा कभी हुआ है क्या कि साइक्लोन जो है सपोज कि इधर उड़ीसा कोस्ट पे हिट करे और वो साइक्लोन बिल्कुल जो है न्यू दिल्ली पहुंच जाए, ऐसा हुआ है क्या कभी, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कि जैसे जैसे ये साइक्लोन आगे मूव करेगा ना ये छोटा होता चलेगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे से पानी का जो सप्लाई था, वेपर का जो सप्लाई था, फ्यूल जो था वो खत्म हो गया, है ना, टंकी खत्म, तो वो भी डाई आउट हो जाएगा, है ना। तो एज द साइक्लोन मेक्स इट्स लैंडफॉल, लैंडफॉल मतलब कि जब साइक्लोन ओशन से आते हुए जब लैंडफॉल करेगा, यानी कि कॉन्टिनेंट्स पे या फिर लैंड पे जब पहुंचेगा तो वो बहुत ज्यादा इंटीरियर तक नहीं जाएगा, वाई, बिकॉज सोर्स ऑफ इट्स एनर्जी दैट इज बेसिकली वाटर वेपर, है ना, जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो अब कट ऑफ हो जाएगा, इस वजह से इंटीरियर तक साइक्लोन हिट नहीं करेगा, समझ में गया। ये तो हो गया कि एक जनरल, है ना।
अब समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा। देखो वहां पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग है सो लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, है ना। लो प्रेशर सिस्टम मतलब कि सपोज कि जैसे वही इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि ये हमारा नीचे इक्वेटर है, इधर नीचे इक्वेटर है इधर, और गर्मी में जो है यहाँ पे किसी न किसी वजह से सपोज एक लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हुआ। लो प्रेशर सिस्टम का मतलब कि वहां से जो एयर है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है ना, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। सपोज एक छोटा सा ब्लॉक है, लो प्रेशर सिस्टम का ब्लॉक है, तो क्या इसके आसपास विंड्स जो है सो इसको फिल करने के लिए पहुंचेगा कि नहीं, विंड्स पहुंचेगा कि नहीं। अब ये जो विंड्स पहुंचेगा इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए, तो क्या कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, डिफ्लेक्ट होगा। तो जब कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, तो क्या इसके अंदर जो है सो एक ये वाला मोशन जो है जनरेट हो जाएगा कि नहीं। और अगर ओशन का टेम्परेचर सब्सटेंशियली हाई है, वार्मर एयर वार्मर ओशन सरफेस है, तो क्या ये जो अभी इसके पहले हमने देखा कि एयर राइज कर रहा है और ज्यादा जो है वाटर वेपर्स उसके साथ कैरी होगा, और फिर कंडेंसेशन होगा, लेटेंट हीट रिलीज होगा, और उसकी वजह से एयर और वार्म होकर ऊपर चला गया, तो क्या नीचे में जो है सो एक और लो प्रेशर जो ये जो था ये और वाइड होगा कि नहीं। क्योंकि अब ऊपर भी एयर है सो काफी ऊंचा तक उठ रहा है ना, ऊपर काफी ऊपर जा रहा है। और वो एयर कहाँ तक पहुंचता है, अगर आप साइक्लोन की बात करो, अगर ऐसे साइक्लोन है, इसका जो राइजिंग एयर जो जाता है ना, ये बिल्कुल ट्रोपोपॉज तक जाता है, ट्रोपोपॉज के हाइट तक जाता है साइक्लोन। ऐसा नहीं कि साइक्लोन बिल्कुल जो है नीचे पे ही गोल गोल घूम रहा है, नहीं। साइक्लोन का पूरा जो अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो ट्रोपोपॉज तक जो है सो अपर एटमोस्फेयर का मतलब ट्रोपोस्फेयर का लिमिट जो है वहां तक रहता है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर में पुल है, अपर एयर डाइवर्जेंस है ना, तो क्या नीचे से है सो और इंटेंस जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं। तो ये साइक्लोन जो है, ये जो लो प्रेशर जो पहले था, अब ये ग्रो होते होते एक सुपर साइक्लोन बनेगा। समझ में आ गया। अगर और सी सरफेस टेम्परेचर वार्म है, तो इस साइक्लोन का साइज और बड़ा हो जाएगा, यानी कि नाउ दिस साइक्लोन विल ग्रो इन साइज, है ना। तो जो आईएमडी का जो प्रिडिक्शन होता है ना, वो जो अगर आप देखो कभी भी साइक्लोन का प्रिडिक्शन जो वो बताते हैं, तो वो साइक्लोन के हिट करने से 10 दिन पहले बता देते हैं, है ना, कि एक लो प्रेशर जो है सो बे ऑफ बंगाल में पाया गया। अब उसको सैटेलाइट से मॉनिटर करते हैं कि उसके आसपास विंड्स का क्या वेलोसिटी। इफ दे रियलाइज कि विंड्स का जो वेलोसिटी है वो एक उसके चारों तरफ विंड बन रहा है, तो उसको वो समझते हैं कि इट विल जनरेट इनटू साइक्लोन। बाकी आईएमडी के पास ऐसे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सी सरफेस का टेम्परेचर कितना है सभी को एक एल्गोरिदम में रख करके और प्रेडिक्ट कर देता है कि ये जो साइक्लोन है ये सुपर साइक्लोन बनेगा, या फिर सीवियर साइक्लोन होगा, या फिर वीक साइक्लोन होगा, और इसका जो पाथ है वो क्या होगा, कहाँ पे हिट करेगा। समझ में गया। इस क्लास को यही एंड करते हैं, क्योंकि कल देखेंगे, है ना। और थोड़ा सा कल गर्मी की वजह से ना तबीयत भी ये हो गया था, तो आज इसको एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक। बाकी जो एब्सेंट थे कल क्लास में, वो एक बार कल वाला क्लास देख लीजिएगा ऑनलाइन। ठीक है, चलो ऑनलाइन भी एंड कर रहे हैं, है ना, जितने बच्चे हैं क्लास में ऑनलाइन एंड कर रहे हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।